बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सही है, बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो दे दूं क्लास के स्टार्ट करने से पहले कि आज जो है क्लास के अंदर हम वेब सर्वर बनाना सीखेंगे और डोमेन के डीएनएस को समझेंगे कि डीएनएस किस तरीके से काम करते हैं और एक जो है वेब सर्वर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। तो आज क्लास को देखते हैं कि कितनी मतलब क्लास की टाइमिंग्स के हिसाब से कि एक विंडोज़ सर्वर पे देख लेंगे और जैसे बेसिकली दो टाइप के सर्वर्स होते हैं वेब सर्वर्स, एक विंडोज़ और एक लिनक्स। लिनक्स बेस को भी चेक कर लेंगे और विंडोज़ बेस को भी चेक कर लेंगे। अभी हम फर्स्टली जो हम स्टार्ट करेंगे वो विंडोज़ बेस को स्टार्ट करेंगे। सही है, तो विंडोज़ बेस का हम एक वेब सर्वर बनाएंगे। एक बेसिकली एक डोमेन मेरे पास रजिस्टर्ड है तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से हम उसके डीएनएस को मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से नेम सर्वर क्या होते हैं और उसके डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। डिफरेंट हम रिकॉर्ड्स वगैरह को हमने इसको देखने हैं। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले लॉन्च बना कर लेते हैं एक विंडोज सर्वर। अच्छा, थोड़ा सा आज जो है थोड़ा सा डिले होगा इसलिए कि नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ब्रेकडाउन हुआ हुआ नेट, मतलब इसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये कि लेकिन इसको जहाँ तक कोशिश करते हैं कि क्लास को प्रोलॉन्ग कर लें, कोई इशू ना आए। तो डिफरेंट नेट्स कनेक्ट किए मैं। तो हम लॉन्च कर लेते हैं सबसे पहले। तो वैसे ही है नॉर्मली जैसे हम कर चुके हैं कि सर्च करा लिया हमने। इसको हम कैंसिल करते हैं, ये आ गया विंडोज़। विंडोज़ में बेसिकली आप कोई भी बेस मशीन उसकी ले लें, 2016 ले लें, 2012 R2 ले लें, मतलब डिफरेंट मशीन को आप ले सकते हैं। मैं आज 2012 R2 बेस मशीन को विंडोज़ वेब सर्वर बनाना चेक करेंगे हम। सही है, ये थोड़ा सा आज इसको थोड़ा सा जल्दी प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने चेक की हुई है कि क्या किस तरीके से इंस्टेंस बनता है और क्या क्या इसके चीज़ें जो है वो आपको इंटर करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं सर्वर क्रिएट करते वक्त। स्टोरेज क्या होती है, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस कैसे करते हैं, इंस्टेंस टाइप क्या होता है। हेलो फारूक, फारूक आपको आवाज़ आ रही है? फारूक ने भी मेरे ख्याल से क्लास ज्वाइन की है। तो फारूक, फारूक आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा फारूक, थोड़ा सा प्रीवियस अभी चले शुरू हुई है आते हैं। क्लास? जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट हुई है। सही है, तो मैं प्रीवियस चले आता हूँ कि मैं हम लोगों ने सर्वर कैसे बनाते हैं। सही है, अभी बेसिकली मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी हमने सर्वर बनाना ठीक। है एक नॉर्मल विंडोज मशीन। उसको हमने वेब सर्वर उसको रेडी करना है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करनी है कि वो वेब सर्वर बन जाए और ठीक है। कोई भी डोमेन जो है वो वहाँ पे मैं एग्जिस्ट करके होस्ट कर सकूँ। ठीक है। सही है, तो डोमेन परचेज हमने किया हुआ है। डोमेन की पॉइंटिंग करनी है उस सर्वर के अगेंस्ट में। पहले हम सर्वर क्रिएट कर लें, वेब सर्वर बना लें उसको। सही है, तो वेब सर्वर बनाने के लिए ना मैं फर्स्ट स्टेप पे चले जाता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताता हूँ ताकि आपने भी फर्स्ट टाइम हमारा देख लें कि किस तरीके से
सर्वर क्रिएट होता है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा सा शायद स्लो आपके पास कनेक्शन आ रहा हो या स्क्रीन थोड़ा नेट, मेरे पास भी बेस मशीन थोड़ी सी स्लो चल रही है। तला जी इमरान भाई। तला मेरे ख्याल से नेट का इशू चल रहा है, तो हम क्या करें, कंटिन्यू करें इसको? इमरान भाई आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है इमरान भाई? जी जी मुझे आ रही है। बहुत स्लो आ रही है इमरान भाई। हाँ, थोड़ी सी अब जो है ना वाइब्रेट होने लगी थी, अभी तक ठीक थी, अब जो है ना वो होने लगी आपकी वॉइस थोड़ी सी। हाँ मेरे ख्याल से जो है ना वो यही मसला आ रहा है। अब इसको क्या करें, प्रोलॉन्ग करें नहीं करें, इसलिए नेट जो है ना बिल्कुल स्लो हो गया है, शायद इसी वजह से कि बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ हुआ है, नेट वगैरह बिल्कुल हाँ स्लो हुआ है जो बिल्कुल, कनेक्टेड अभी भी है। कट रही है आपकी आवाज, समझ नहीं आ रही। यार मुझे दोनों की आवाज बिल्कुल सही आ रही है। हो सकता है कि घर पे नेट का इशू हो कोई। अगर मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल सही आ रही है इसका मतलब अच्छा ये है कि यार, नेट सही चल रहा है। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे। तलहा की भी क्लियर आ रही है, फारूक भाई की भी क्लियर आ रही है। हो सकता है कि घर पे नेट का इशू हो कोई। हाँ इसलिए कि खुर्रम, आपका नहीं, कहाँ जैसे पर है अभी नेट? आपका कौन सा लिया हुआ है? यार मैंने कनेक्ट वालों का नेट लिया हुआ है इधर। अच्छा, दूसरा ये है कि नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखें वो कंसोल भी जो है वो काफी नेट का इशू है, लेट खुलता है। लेकिन नेट का इशू नहीं हो तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जल्दी लॉगिन हो जाए। हाँ, कंसोल तो लेट नहीं खुलता ना। सही है, ये अभी आया है, देखते हैं, चले स्टार्ट करते हैं। अगर अगर इशू आता है, प्रोलॉन्ग करना थोड़ा सा इशू होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, लेकिन ओवरव्यू देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। जी, सही है, सर्वर अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो कल बीच में संडे के अलावा भी किसी दिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब रनिंग इंस्टेंस में हम जाते हैं। लेकिन फारूक, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है मैम। सही है, ये लॉन्च करना होता है अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सर्वर क्रिएट होता है ना, वो कंप्यूटर के अंदर EC2 एक सर्विस होती है। सही है, तो वो वर्चुअल सर्वर से अगर आप टैब लेके भी जाओगे ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। ये सर्विस इसके लिए होती है कि जो सर्वर्स क्रिएट करते हैं क्लाउड के अंदर, तो आप वो टैब खोल लो तो उस सर्विस को ओपन कर लो, तो EC2 सर्विस को, तो EC2 सर्विस जैसी ओपन होती है तो उसके अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो। जैसी VMware में वर्चुअल मशीन होती है, Hyper-V में वर्चुअल मशीन कहते हैं, इसी तरीके से Amazon में इंस्टेंस कहते हैं। आज बहुत सारे इसको VPS कहते हैं, बहुत सारे इसको डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं, डिफरेंट इसको कहते हैं इस वर्चुअल मशीन को। सही, EC2 अभी ये पैनल लॉगिन हो रहा है। तो ये पैनल जैसे ही लॉगिन होता है, इसको हम इंस्टेंस देख लेते हैं किस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और किस तरीके से इसको वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं कि वेब सर्वर क्रिएट हो जाए। सही है, ये देखें लेफ्ट साइड पे टैब आ रहे हैं। सही है, इंस्टेंसेस के अंदर इंस्टेंसेस, इंस्टेंस टाइप, ये सारी जितनी टैब आ रहे हैं ना, हमने जाना है इंस्टेंसेस के ऊपर, तो हम इंस्टेंस के ऊपर इसको क्लिक कर लेते हैं। सही है, अच्छा इसके अंदर जो है वो आप रनिंग इंस्टेंसेस के अंदर जाते हैं। सही, अभी 0 है इसलिए कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ ना, कोई रनिंग कंडीशन में नहीं है। हो सकता है अगर क्रिएट होता और स्टॉप होता ना तो वो भी नहीं आता। अब मैं जा रहा हूँ इस पे टॉप के ऊपर जाएंगे, लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च मतलब क्रिएट करने जा रहे हैं हम। सही, लॉन्च हो जाता है, एक ये टैब्स आ रहे होते हैं, माई AMIs, क्विक स्टार्ट में AWS मार्केट प्लेस, कम्युनिटी AMIs। अगर मैं माई AMIs जो मैं
इमेजेस अपने बनाऊंगा वो यहाँ पे आएंगे। कोई भी अगर मैं सर्वर का इमेज लेता हूँ ना तो वो माई इमेज में आएगा, थोड़ा सा डिले। तो अभी कोई क्रिएट नहीं हुआ। इसी तरीके से AWS मार्केट प्लेस है, सही है। सही है, अब ये मार्केट प्लेस है और ये कम्युनिटी इमरान, इमेज से इमेज क्या मतलब है आपका? इमेज किस चीज का इमेज आएगा? मतलब कोई भी सर्वर या मशीन में बनाता हूँ उसको आप जैसे क्लोन करते हैं ना मशीन का, बिल्कुल एज इट इज हाँ हाँ, वर्चुअल क्लोन। VMware के अंदर, इसी तरीके से आप जो ठीक है ना है। पूरे सर्वर का इमेज उठा सकते हैं। मतलब अगर मैंने अच्छा, उसका ठीक सेम है। एज इट इज उसकी मशीन रेप्लिका तैयार करना है या उसका सेम एज इट इज मशीन तैयार करनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसका इमेज ले लूंगा, वो माई इमेज के अंदर आ जाती है और उसको मैं रजिस्टर्ड कर लूंगा एज अ न्यू सर्वर, नई मशीन बना सकते हैं। सही है। रीस्टोर जब करना हो। हाँ, रीस्टोर करना हो, बिल्कुल ऐसे बैकअप, उसके बैकअप भी ले ठीक है। सकते हैं सर्वर को, उसको हाँ। माई इमेज कहते हैं। सही है, तो ये कम्युनिटी इमेज है, यानी अलग अलग कम्युनिटी बताई हुई है। अमेजोन, लिनक्स, सेंटोस, डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारी कम्युनिटी वाली है, ये मैंने कम्युनिटी बनी हुई है हर किसी की, और यूबंटू की, इसकी। अच्छा, माई इमेज के अंदर मैंने आपको बताया कि माई इमेज के अंदर बिल्कुल आपके जो सर्वर का इमेज होगा वो उसकी नाम आ रहा होगा जो नाम रखेंगे। अच्छा, मैंने सब विंडोज सर्वर बनाना है तो मैंने कुछ भी नहीं करना, जैसे कि पैनल में आता है ना बिल्कुल बेसिक, जैसे आप EC2 पे क्लिक करते हैं और इसके ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो है हमारे पास, सही है। मैं अगर इसको विंडोज सर्च करा रहा हूँ, मुझे विंडोज मशीन बनानी है, देखें अगर मैं कुछ नहीं कराता तो ये सारी मशीनें ही आएंगी। अब इसमें बहुत सारी मशीनें हैं जो आप बना सकते हैं, लिनक्स भी है, सही है, आपका विंडोज भी है, विंडोज प्लस SQL सर्वर भी है, और AMIs, डिफरेंट AMIs हैं, सूजी लिनक्स है, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, सही है। अब मुझे वेब सर्वर बनाने के लिए मुझे स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको विंडोज सर्वर 2012 R2 भी यूज कर सकता हूँ या 2016 बेस मशीन भी। अच्छा, बेस मशीन इस्तेमाल करेंगे, इसलिए SQL अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना तो SQL के लाइसेंस की कॉस्ट भी पड़ती है। तो वो एक एक अमेजोन का कैलकुलेटर है कि हमें पता चलेगा इस सर्वर की कॉस्ट क्या आ रही है। वो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि किस तरीके से हम सर्वर की प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि सर्वर की कॉस्ट क्या आएगी पर मंथ, मंथ के एंड के अंदर। तो वो आपको रिवाइज करा देंगे एक दफा, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी मैं बिलफर्ज करेंगे मशीन बना देते हैं 2012 R2 बेस मशीन। आप लोग मेरे ख्याल से अपनी ना म्यूट कर ले, जिसको कोई क्वेश्चन करना हो या कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो वो फिर कंटिन्यू कर ले, मतलब वो फिर अनम्यूट करके बता दे। सही, तो ये चीज जो है वो आपने आगे प्रोलॉन्ग की। अब वो पूछेगा टाइप कौन सी है, सही है, इंस्टेंस का टाइप बताएं। अच्छा, आप ये टॉप पे देख भी सकते हैं कि कौन से स्टेप तक पहुंचे हुए हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए 7 स्टेप्स आ रहे हैं। पहले हमने EMI सेलेक्ट कर लिया, विंडोज सर्वर 2012 R2। अब वो इंस्टेंस टाइप पूछेगा। इंस्टेंस टाइप क्या होता है कि कितने GB रैम और कितनी मतलब कितने GB रैम हो और कितनी CPU हो, वर्चुअल CPU हो, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती है। ये दो चीज़ों को देखते हुए हम सर्वर इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं अभी एज अ बिलफर्स करें हम ट्रेनिंग एज अ चल रहे हैं, तो कोई हमारी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट पे भी जा सकते हैं, यानी 2 GB रैम पे भी हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये बेसिकली फ्री टियर है तो मैं 1 GB पे भी जा सकता हूँ। देखें अगर हम 1 GB पे जाते हैं तो 1 GB पे चेक कर लेते हैं। ये देखो 1 GB का मैं फारूक, आपको आवाज आ रही है? ये कौन चला रहे हैं? ये देखें आपको T सीरीज है, इसके अंदर M सीरीज है, C सीरीज है। ये सारी सीरीज जो है ना अमेजोन के अंदर आपको पता होनी चाहिए कि किस सीरीज के ऊपर कितनी रैम एलोकेट होती है और कितना वर्चुअल CPU होता है। अब जैसे T2 माइक्रो के अंदर 1 GB रैम होती है, 1 वर्चुअल CPU होता है, सही है। मैंने इस सर्वर को सेलेक्ट कर लिया। अगर मैंने 2 GB का सर्वर बनाना है तो 2 GB रैम, 1 वर्चुअल CPU, 2 स्मॉल होता है।
T2 मीडियम, अगर मुझे 4 GB बनाना है तो T2 मीडियम बनाऊंगा, अगर मैं 8 GB रैम का है तो T2 राज पे जाऊंगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से सेलेक्ट किया हुआ होता है, उन्होंने अमेजोन ने बताया हुआ होता है। सही। अच्छा, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल इसमें सारी चीज़ें आती हैं। अगर मुझे इसके 2 सर्वर बनाने हैं सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन के, तो मैं 2 सेलेक्ट कर लूँगा। सही है। अगर मैं इसको नेटवर्क अपना मैंने कोई बनाया हुआ, हमने बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क अमेज़न, जब कंसोल लॉगिन होता है आपका अकाउंट क्रिएट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़न नेटवर्किंग उसने की हुई होती है, सबनेटिंग वगैरह आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होती हैं हर अकाउंट के साथ। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, इसको थोड़ा आप अकाउंट लेके आपने इसको चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें इस ऑप्शन के अंदर आती हैं। अभी हमने कुछ नहीं करना, हमने स्टोरेज ऐड करनी है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 30 GB लेके आ रहा है। 30 GB क्यों लेके आ रहा है कि हमने एक सर्वर जो भी फ्री टायर का होता है ना, फ्री टायर के अंदर आपको 750 आवर्स फ्री होते हैं, मतलब न्यू अकाउंट के ऊपर किसी भी, मतलब आप 1 GB के या 1 GB के आप 10 सर्वर बना लें। सही है। तो उसी आवर्स अगर आपके 750 आवर्स कंप्लीट होंगे तो उसके बाद चार्ज होना शुरू होगा, अदरवाइज वो आपको फ्री पड़ेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको फ्री पड़ती है। फिर आप ऐड टैग पे जाते हैं। टैग मतलब उसका नाम देना पड़ता है। की के अंदर आप दे देंगे नेम, और इसमें दे देंगे आप विज़मो डैश क्लास। अच्छा, ये जो है इसका सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ये एक तरह से फायरवॉल के बिहाफ काम करता है। सही है। अकॉर्डिंगली फायरवॉल बिल्कुल फायरवॉल जैसी है, जो चीज़ आप इनबाउंड के अंदर अलाउ कराएंगे वो आपके रूल्स जो आप डिफाइन करेंगे वही चीज़ आप अंदर इनबाउंड आपके सर्वर का कनेक्ट कर सकती है। तो मैं एग्जिस्टिंग पे जाता हूँ, देखिए हमने कोई अगर बनाया वो सही है, हमारा कोई क्रिएट नहीं हुआ, तो मैं अगर न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ, ये सारी पोर्ट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं किसी क्लास में ना, तो फारूक आपको रिवाइज करा देंगे। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ऑल ट्रैफिक अभी फिलहाल टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं इसको ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ। मैंने हर पोर्ट्स कहीं पे भी सही भी कनेक्ट हो सकती है, मतलब नेट भी इस पे ओपन है, आरडीपी भी कोई भी कनेक्ट कर सकता है। सही। एसएसएच भी कोई कर सकता है, एसएमटीपी जो इंस्टॉल होगा वो भी कोई भी कनेक्ट कर सकता है, उसके पास आईडी पासवर्ड चाहिए उसको। हाँ, ये तो कल बताया था आपने। सही है। अब रिव्यू ऑन लॉन्च में जाओगे जब, तो एक और आपको टैब देगा कि दोबारा से कि क्या क्या चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होंगी। इंस्टेंस डिटेल्स, आप अगर इसको टैब को ओपन करोगे तो सारी चीज़ें हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की हैं सर्वर पे। स्टोरेज कितनी है। सही है। ये सारी चीज़ इसके अंदर आ रही है। आपने 30 GB की स्टोरेज डिफाइन की है। टैग क्या है, आपने नाम क्या रखा है, टैग मतलब मीन्स नाम क्या है, सर्वर की वैल्यू जो वैल्यू डिफाइन करेंगे वही नाम आएगा इसका। सही है। अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ। अच्छा, मैंने इसका एक पैम फाइल पहले से ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, अगर पैम फाइल नहीं क्रिएट किया होगा, अच्छा पैम फाइल के बगैर आपका पासवर्ड रिट्रीव नहीं होता है। देखिएगा जब सर्वर क्रिएट होगा ना, तो मुझे इसका पासवर्ड चाहिए होगा ताकि मैं सर्वर को लॉग इन कर सकूँ। तो अगर पैम फाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी, अच्छा एक एक आपकी पैम फाइल के अगेंस्ट में मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर मैं दूसरा सर्वर क्रिएट करता हूँ उसमें भी एग्जिस्टिंग की पेयर रख लूंगा, तो वही की पेयर दूसरे सर्वर पे भी अटैच हो सकती है। तो मैं एक्नॉलेज का एक दूंगा, मेरे पास प्रीवियस एक सर्वर पिछली हमने क्लास में क्रिएट किया था, तो उसकी की मैंने बनाई थी, तो वो सर्वर टर्मिनेट हो गया था, लेकिन उसकी की हमारे पास है, तो वो मैंने लॉन्च कर दिया। अब ये सर्वर लॉन्चिंग की तरफ है। अगर हमने लॉन्च चेक करना है या क्या कहाँ तक इसका प्रोसेस हो चुका है सर्वर का, तो हम इसको क्लिक करके इसमें आ जाते हैं। सही। ये भी हमारा विंडोज सर्वर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब इसको जो है मैं, अब जब तक ये क्रिएट होता है हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक मतलब इस हमें बेसिकली हम वेब सर्वर बना रहे हैं। वेब सर्वर के लिए हमें एक डोमेन चाहिए होगा, जो डोमेन हम होस्ट कर सकें। बेसिकली ये होस्टिंग है। सही है। अब डिफरेंट हम लोग विंडोज़ की होस्टिंग बना रहे हैं। सही है। तो विंडोज़ की फाइल्स ही इसमें डिप्लॉय होंगी। फाइल्स अभी हमारे पास नहीं है, डेवलपर नहीं है,
हम बेसिकली देखेंगे किस तरीके से कोई भी टेस्ट फाइल रख के रन करके चेक कर लेंगे कि हमारी होस्टिंग रेडी कैसे हुई है। अभी हम ये होस्टिंग रेडी करेंगे। अभी हम डोमेन पे आ जाते हैं। मेरे पास एक अकाउंट है जिसके अंदर हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका डोमेन इसके अंदर मौजूद होगा। उसका नाम है विस्मोटेक। तो जो परचेज हुआ था वो डैशबोर्ड के अंदर मैंने नेमशिप से परचेज किया। डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं इसके जो के डोमेन्स रजिस्टर्ड जहाँ पे आप करा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सही है, तो मैं इसको विस्मो के नाम से सर्च कराता हूँ। तो vismotech.com आप ये चेक कर रहे हैं कि आपके पास ये डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है। सही है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने देखा था जब हम इसको पॉइंटिंग करने जा रहे थे, तो ये देखेंगे कि मैनेज के अंदर ये डोमेन यहाँ से, इसके डीएनएस यहाँ से नहीं चला, डोमेन यहाँ से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके डीएनएस कहाँ से मैनेज होंगे वो कौन बताता है? नेम सर्वर बताते हैं। नेम सर्वर आपके पास देखें यहाँ पे आ रहा है, ये टैब देख रहे हैं नेम सर्वर्स। नेम सर्वर मैंने कस्टम डीएनएस करके मैंने क्लाउडफ्लेयर के डाले हैं। सही है। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको लेके आता हूँ बेसिक डीएनएस पे। अब ये देखिएगा क्या होता है। जब बेसिक डीएनएस में सेलेक्ट करता हूँ, वो मैं नेम सर्वर मैंने इसके वहां से हटा दिए, तो ये देखिएगा आपकी वेबसाइट चलना स्टॉप हो जाएगी। ये देखें वेबसाइट स्टॉप हो गई, यानी पहले वो पॉइंट हो रही थी क्लाउडफ्लेयर पे, क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट गिरा, क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट गिरा और उसकी पॉइंटिंग कहाँ से मैनेज हो रही थी? यहाँ से। जो रिकॉर्ड की सर्वर की आईपी मैं यहाँ डालूंगा वो चीज वहां से चलना शुरू हो जाएगी। सही है। तो उसके अंदर जो है डिफरेंट चीजें, जैसे कि मेल सर्वर कहाँ से चल रहा है? ये रहा। सही है। उसके बाद वेबसाइट कहाँ से चल रही है? ये www का रिकॉर्ड कहाँ से चल रहा है? विस्मोटेक। सही, विस्मोटेक कहाँ पे है? ये रहा, इसकी आईपी है। यानी सीनेम मतलब ये है कि जहाँ से ये चल रहा है ना, तो www का रिकॉर्ड सीनेम का ऐड करा और इसमें लिख दिया विस्मोटेक, यानी विस्मोटेक की जहाँ से एंट्री कहाँ पे ए रिकॉर्ड पे हुई है? यहाँ पे। तो वही आईपी के अगेंस्ट में www भी चलेगा। सीनेम ये काम करता है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको डेप्थ पढ़ना पड़ेगा कि डीएनएस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। डीएनएस होते हैं क्या? ए रिकॉर्ड क्या होता है? सही, ए रिकॉर्ड बेसिकली आपकी फाइल्स को दिख रहा होता है, यानी आपकी जो वेब सर्वर की फाइल्स है ना, कहाँ पे पॉइंट हो रही हैं, मतलब कहाँ पड़ी हुई हैं, किस होस्टिंग पे रखी हुई हैं। सही है। मेल रिकॉर्ड क्या होता है? आपकी ईमेल सर्वर कहाँ पे पॉइंट हो रहा है। अच्छा देखें, बेसिकली इनमें तीन चीजें होती हैं, फाइल्स, डीबी और इसकी ईमेल्स। तीनों चीजें हम अलग अलग सर्वर्स पे रख सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? वो इस पॉइंटिंग के थ्रू पता चलेगा। ए रिकॉर्ड हमने पॉइंट कहाँ कराया हुआ है, एमएक्स कहाँ पॉइंट करा हुआ है। सही है। ये चीजें बताएंगी कि इन सर्वर्स पे ये चीजें पड़ी हुई हैं। सही है। तो अब मैंने आपको दिखाया कि इसकी रिकॉर्ड चेंज हो गया, रिकॉर्ड चेंज हो गया। तो रिकॉर्ड का कैसे पता चलेगा? हम आपको इसको अगर हम इसको मैं अगर पिंग करता हूं, अच्छा सही है। अभी इसकी कोई भी चीज, एक मिनट, सही है। अब ये हम उसके डोमेन पे आ जाता है। सही। अब ये बेसिक हमने डीएनएस कर दिया है। अब ये जितने भी एडवांस डीएनएस में जो पहले कल पिछली क्लास में नहीं आ रहे थे ना, प्रीवियस क्लास के अंदर, अब ये देखिएगा सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ रहे होंगे। अब हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं क्रिएट हुए, इसलिए बाय डिफॉल्ट कोई भी रिकॉर्ड होता नहीं है। अब मैं इस सर्वर को, अच्छा थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, क्लास को पॉज कर लेते हैं रिकॉर्डिंग, इसलिए कि थोड़ा सा अजान का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला 2 मिनट या 3 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अभी जो हम वेब सर्वर क्रिएट करने को देख रहे थे, सही है, तो उसको थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, कि एक हमने विंडोज़ सर्वर एक बनाया है। सही है। इसके अंदर हमने विंडोज़ की फाइल्स, मतलब वेब सर्वर बनाया है। एक होता है विंडोज़ का वेब सर्वर, एक होता है लिनक्स का। हमने बेसिकली विंडोज़ वेब सर्वर में काम करना है और जो विंडोज़ वेब सर्वर क्रिएट किया, उसके लिए हमने विंडोज़
कोई भी विंडोज सर्वर एक इंस्टॉल कर लिया बेस मशीन, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके हम डोमेन के ऊपर आ गए थे, उसके डोमेन के ऊपर हमने डीएनएस की पॉइंटिंग्स कर ली थी, सही है। जो सर्वर क्रिएट होके आया था उसकी हमने आईपी उठा के और जो है डीएनएस के अंदर पॉइंटिंग कर ली, ए रिकॉर्ड, ट्रिपल डब्ल्यू और मेल, सही। मेल रिकॉर्ड की पॉइंटिंग @ रिकॉर्ड और ट्रिपल डब्ल्यू समझ में आ रहा है कि वेबसाइट की फाइल्स वगैरह को बता रहा है कि इस जगह पे आप रिडायरेक्ट हो जाए, इस जगह पे इसकी फाइल्स पड़ी हुई है, इस जगह होस्ट हुई है, सही। मेल रिकॉर्ड मैंने ए रिकॉर्ड के अंदर एंट्री इस वजह से की थी कि उसके एमएक्स रिकॉर्ड के अंदर मैंने मेल सर्वर जो कॉन्फ़िगर करना था ना, वो आपका मेल डॉट के नाम से करना था, तो इस वजह से मैंने मेल की एंट्री ऊपर ए रिकॉर्ड में कर दी थी, सही। ये रिकॉर्ड बता रहे रिडायरेक्ट करेंगे होस्टिंग हमारी इस सर्वर के आईपी के अगेंस्ट में, तो फाइल्स और ईमेल सर्वर जितने भी ढूंढेगा वो सर्वर पे ढूंढेगा। कौन सा सर्वर है ये, इस सर्वर को हमने गेट करने के बाद, विंडोज पासवर्ड गेट करने के बाद इसको सर्वर को हमने कनेक्ट कर लिया था। कनेक्ट करने के बाद एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें आईएस इंस्टॉल किया था। आईएस हमने किस तरीके से इंस्टॉल किया था, हम ऐड रोल्स में गए थे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में गए, हमने नेक्स्ट किया, सही। फिर नेक्स्ट किया, इसलिए कि रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी है, सही। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये सर्वर जो ऑटोमेटिकली जो सर्वर हमने इंस्टॉल किया था, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, आईपी एड्रेस वगैरह आ रहा है। आईपी एड्रेस लोकल आ रहा है, इसलिए अमेजोन जो है जो इंस्टॉलेशन होती है वो लोकल आईपी के अगेंस्ट में होती है, सही है। और उसकी पब्लिक आईपी डिफरेंट होती है, लोकल आईपी डिफरेंट होती है, सही है। ये आपकी पैनल के अंदर भी आपको व्यू होगा कि इसकी लोकल आईपी आ रही होगी, नेटवर्क आईपी आ रही होगी। ये इसकी पब्लिक आईपी है जो पब्लिकली जिसको हम पॉइंट करते हैं, जो ग्लोबली लोग पहचानते हैं, सही है। प्राइवेट आईपी इसकी अपनी लोकल आईपी होती है, लोकल आईपी को दुनिया नहीं जानती, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे लोकल आईपी भी करेंगे। अच्छा, किस लोकल आईपी के अगेंस्ट में कौन सी पब्लिक आईपी इंस्टॉल है ये कैसे पता चलेगा, ये हम जाएंगे राइट क्लिक करके नेटवर्किंग के अंदर जाएंगे और मैनेज आईपी एड्रेसेस के अंदर जाएंगे। मैनेज आईपी एड्रेसेस के अगेंस्ट में ये एक ही आईपी आ रही है, तो हमें मालूम करने की जरूरत ही नहीं थी कि इसी आईपी के अगेंस्ट में ये वाली पब्लिक आईपी अटैच हुई है। अगर मैं एक नई आईपी असाइन करना चाह रहा हूँ, नई आईपी लोकल आईपी ऐड, एक और पब्लिक आईपी ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी एक लोकल आईपी असाइन कराऊंगा। पहले न्यू लोकल आईपी असाइन कराई, सही। लोकल आईपी असाइन कराऊंगा तो एक लोकल आईपी इसकी आ जाएगी, सही है। मुझे लोकल आईपी अभी असाइन नहीं करानी तो अब इसको कैंसिल कर देता हूँ, वरना एक लोकल आईपी असाइन होगी तो पब्लिक आईपी जो मैं प्लास्टिक आईपी जो असाइन कराऊंगा उसको मैं अटैच करा देता हूँ, सही। यहाँ तक आपको क्लियर है कि इसकी लोकल, ये हम सिर्फ कहाँ तक थे कि इसकी लोकल आईपी क्यों आ रही है यहाँ पे, तो लोकल आईपी वो सर्वर की आईपी आ रही है। हमने कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट किया था। फिर हमने नेक्स्ट करने के बाद हम ड्रॉप डाउन किया था, हमने स्क्रॉल डाउन करने के बाद वेब सर्वर पे चेक लगा दिया था कि कौन सा सर्वर रोल इंस्टॉल करने जा रहे हैं। फिर हमने दोबारा नेक्स्ट किया था। नेक्स्ट करने के बाद आपका हमने .NET 3.5 का फीचर और 4.5 इंस्टॉल कर लिया था, सही है। और हमने इधर कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक टेलनेट मैंने आपको बोला था कि टेलनेट क्लाइंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेब सर्वर के लिए, पोर्ट्स चेक करने के लिए, कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन सी किस सर्वर से कनेक्ट हो रही है, ये चेक करने के लिए टेलनेट इंस्टॉल कर लिया था। इसी तरीके से हमने इसके सारे रोल्स और फीचर्स इंस्टॉल कर लिए थे, सही है। तो वो हम नेक्स्ट करके हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर, सही। उसके बाद हम जब ऐसे नेक्स्ट किया था तो इसके सारे फीचर्स आ रहे थे जो अभी नहीं आ रहे, फिर वो हमने इंस्टॉल कर लिए थे। वो इंस्टॉल करने के बाद हमारा आईएस इंस्टॉल हो गया था, सही है। आईएस इंस्टॉल होने के बाद हम कैसे चेक करेंगे कि अगर हम इसको, वैसे तो हम बेसिकली इसको आईएस आप सर्च करा लें, सही है। मैंने सारी फीचर्स कर लिए थे तो ये 6 का 6 एब्सोल्यूट हो गया, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है इसका। मैनेजमेंट कंसोल हमने ऐसे ही इंस्टॉल कर लिया था, वो आपको दिखाने के लिए कि सारे रोल्स इंस्टॉल कर लें, जिसकी ज़रूरत होगी वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। पिन तो स्टार्ट कर दिया, यानी जब भी अगर आप, तो आपको दोबारा सर्च कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये कंसोल आ गया। आपने इसको डबल क्लिक किया, ये आपका एक वेब सर्वर जो कि आपने कनेक्ट करना है, ये आपका कनेक्ट हो गया। इसको ओपन कर लें, सही है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर ऐसे होगा। अब मुझे उस वेबसाइट जो मैंने पॉइंट कराई हुई थी डीएनएस के अंदर, वो मुझे यहाँ पे होस्ट करानी है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, उसका डोमेन का नेम कॉपी करूँगा जो मुझे होस्ट करनी है उस वेब सर्वर पे। अब वो वेब सर्वर रेडी हो गया,
स्टैटिक फाइल्स चलेंगी। अगर बिलफर्ज करें इसके अंदर एसक्यूएल करना है तो हमने बिलफर्ज करें पीछे डीबीबी है, डीबीबी अगर इसके अगेंस्ट में तो हमें एसक्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल पे जाए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपने वैसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इसका इमेज सेलेक्ट किया था ना, तो उसके ऊपर एक आ रहा था विंडोज वेब सर्वर प्लस एसक्यूएल, तो जब वो इंस्टॉल करते तो इधर एसक्यूएल भी आ जाता, लेकिन एसक्यूएल हमने इंस्टॉल नहीं किया, हमने बेस मशीन इंस्टॉल की जिसमें हमने आईएस इंस्टॉल किया। सही है, वो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ एक दफा कि लॉन्च इंस्टेंस के पास जब हम गए और इसके अंदर मैंने विंडोज सर्च कराया, सही है, तो विंडोज के मशीन के अगेंस्ट के अंदर बहुत सारे आपके ये देखें 2019 एसक्यूएल सर्वर कंटेनर्स के साथ आ रहा है, मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। 2019 विंडोज सर्वर और विद एसक्यूएल सर्वर 2019 स्टैंडर्ड एंटरप्राइज, मतलब वेब एडिशन, सारे एसक्यूएल मौजूद हैं। अगर मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेता इमेज, तो मेरे अंदर मेरे पास क्या आता, एसक्यूएल का कौन सा वर्जन होता जो मैं सिलेक्ट करता, मतलब इंटरप्राइज वर्जन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे इस वेब सर्वर के अगेंस्ट में विंडोज जो सर्वर इंस्टॉल है तो उधर एसक्यूएल भी आ रहा होता। जब जैसे ही मैं सर्च कराता एसक्यूएल तो वो आ जाता इसका मैनेजमेंट स्टूडियो, तो वो एसक्यूएल भी आता है, लेकिन अभी हमने वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो वो नहीं आया। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से आप एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर सकते थे या इमेज के साथ भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट पे जाएं और इंटरनेट पे आप जो है वो सर्च भी करा सकते हैं। सही है, वो आप सर्च भी करा के, सर्च कराने के बाद ये मेरे ख्याल से अच्छा डिफरेंट अकाउंट, सही है, तो इसको आप जो है नॉर्मली वेब से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ वेब सर्वर बना रहे हैं, तो वेब सर्वर के अंदर बेसिकली देखें आईएस इंस्टॉल हो गया, विस्मोटेक को हमने इधर होस्ट कराना है, तो विस्मोटेक को मैं एक ऐड साइड कराऊंगा, राइट क्लिक करने के बाद एक ऐड साइड का ऑप्शन है। अब वो पूछ रहा है फिजिकल पाथ क्या है, ये बाइंडिंग्स क्या है, ये हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी साइट पे जाके आप एक फोल्डर बना लें जहाँ पे अपने फाइल्स रखनी है उस वेबसाइट की। जैसे कि मेरे पास एक सी ड्राइव है, वरना डी ड्राइव भी होती है लोगों के पास इंस्टॉल, हमने सिर्फ सिंगल ड्राइव सिर्फ समझने के लिए बनाई है। तो इसके मैं वेबसाइट्स एक बना लेता हूँ ताकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो मैं इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लूँ। सही है, वेबसाइट्स को मैं एक फोल्डर के अंदर मैं बता दूं कि मैं कौन सी वेबसाइट इधर होस्ट करने जा रहा हूँ, विस्मोटेक। जो भी फाइल्स होंगी ना वो यहाँ पे जो डिप्लॉय करूंगा वो व्यू हो जाएंगी। वो कब व्यू होंगी, जब मैं इसको बाइंडिंग में बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन करके। फिजिकल पाथ पूछ रहा है, मैं इसके फिजिकल पाथ दे रहा हूँ। साइट नेम पूछ रहा है, साइट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके वेब सर्वर के अगेंस्ट में होगा। असल चीज होती है होस्ट नेम, होस्ट नेम में जो डालूंगा वो वेबसाइट का नाम ही डालना होगा। साइट में मैं अपने मैनेजमेंट के लिए आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं मुझे याद रहे कि कौन सी वेबसाइट के लिए मैंने ये कॉन्फ़िगर किया था, तो मैं सेम एज इट इज मैंने कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अच्छा, मल्टीपल आईपीस होंगी तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर डिफरेंट आईपीस होंगी। अच्छा, ये आईपी कौन सी होगी, जो पब्लिक आईपी के साथ अटैच होगी, यानी मेरी आईपी पब्लिक आईपी कौन सी है, जो पब्लिक आईपी यहाँ वाली, इस आईपी के अगेंस्ट में जो अमेजोन के ऊपर लोकल आईपी होगी ना, वो आईपी आपने उधर सेलेक्ट करनी है। सही है, ये अच्छा बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट है वो एनजिनिक्स पे एक क्विक क्वेश्चन है, ये जो अभी आप आईपी का बता रहे हैं, अभी तो ये डीएचसीपी की आईपी है, अगर हमारे पास एक इलास्टिक आईपी जो हमने परचेज की होगी वो आ रही होगी तो वो हम यहाँ पे डालेंगे, ऐसा ही? नहीं, आपने कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हमेशा लोकल आईपी ही डालनी है। आईपी आपके पास लोकल यही आएगी, आईपी लोकल चेंज नहीं होगी, आपके पास जो आईपी चेंज होगी वो पब्लिक आईपी चेंज होगी। ठीक है सही है, लोकल आईपी आपकी वही होगी। आईपी आपने चेक कैसे करेंगे कि इस सर्वर पे अगर मैं मल्टीपल आईपी इंस्टॉल कर लूं, वो मैंने आपको बताया है कि कुछ भी नहीं करना आपने। सही, आपने इंस्टेंस के पास जाके नेटवर्किंग के अंदर जाके आपने आईपी देखें, आप रनिंग इंस्टेंस 1 आ रहा, पहले आपका 0 आ रहा था, अगर स्टॉप भी होगा ना तो रनिंग इंस्टेंस नहीं दिखाएगा, वो रनिंग बताएगा। ये राइट क्लिक किया आपने, नेटवर्किंग में गए, मैनेज आईपी एड्रेसेस पे गए, मैनेज आईपी एड्रेसेस में आपको बाइंडिंग का बता रहा होगा कि भाई ये आईपी है, आपने इस आईपी के अगेंस्ट में कॉन्फ़िगर वो डीएनएस पॉइंट किया था, तो उसकी अगेंस्ट में आप आईएस में कौन सी आईपी पे कॉन्फ़िगर करेंगे, इस आईपी पे, अदरवाइज वो आपकी चलेगी नहीं साइट।
आपको ये चीज लाजमी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, कि जिस आईपी लोकल आईपी के अगेंस्ट में आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो पब्लिक आईपी आपकी डली हुई होनी चाहिए डीएनएस के अंदर। बिलफर्ज करें मैं कोई नई आईपी असाइन करवा लेता हूँ, दूसरी पब्लिक आईपी, दूसरी साइट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ दूसरी आईपी के अगेंस्ट में, तो एक लोकल आईपी मैं यहाँ पे एक ऐड कराऊंगा, ऐड कराने के बाद उसको अपडेट करिए तो इसी तरीके से इसी पूल की कोई आईपी आ जाएगी, जैसे कि 21.179 या 184 कोई सी भी आ सकती है रैंडम, वो आईपी आ गई। वो आईपी के अगेंस्ट में आपने असाइन करानी है पब्लिक आईपी, वो भी हम चेक कर लेंगे किस तरीके से। सवाल था ये जो हमारी आईपी से अगर हम टर्मिनेट करते हैं, स्टॉप करते हैं, आईपी चेंज हो जाएगी, जो डीएनएस पॉइंटिंग हमने करवाई है वो आईपी वहां पे चेंज हुई है तो वहां पे भी चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर आप डीएससीपी, मैं तो आपको प्रैक्टिस के तौर पे डीएससीपी भी बता रहा हूँ ना कि सर्वर क्रिएट होता है, वरना अदरवाइज जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो आपकी क्या होती है कि इलास्टिक आईपी आप क्रिएट करें और वो सर्वर पे लगाए। अब आप जितनी दफा भी रिस्टार्ट करेंगे ना तो वो सर्वर के अगेंस्ट में वही आईपी फिक्स हो जाएगी, लेकिन उसके चार्जेस हैं $4 अमेजोन के ऊपर, तो $4 पर मंथ आपको देने पड़ते हैं। अगर आप डेडिकेटली आईपी असाइन करा देंगे ना तो सर्वर के अगेंस्ट में उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, यानी मंथ के एंड पे अगर आप $26 या $27 आपकी पेमेंट आ रही है तो इलास्टिक आईपी की आईपी जो पैसे हैं वो ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो वो $31 आपका चार्ज करेगा मंथली अमेजोन। ये मैं आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको डीएसपी भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमने, आपको याद है इलास्टिक आईपी असाइन कराई थी, पूरा कोर्स हमने एक क्लास ली थी जिसके अंदर हमने इलास्टिक आईपी को असाइन करना चेक किया था कि किस तरीके से इलास्टिक आईपी असाइन कराते हैं किसी भी इंस्टेंस के अगेंस्ट में। जब इलास्टिक आईपी आप असाइन करा दोगे तो वो आपको परमानेंटली, जब तक वो आप उधर से इलास्टिक आईपी के, अभी हम जाएंगे तो हमारे पास कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं आ रही है, जब एलोकेट होगी, एलोकेट कराई थी तो आईपी आ रही थी, तो हम राइट क्लिक करके हम एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट करते हुए इंस्टेंस का पूछेगा और आप इंस्टेंस बता देंगे ये वाला जो आपके पास आ रहा है, तो आपके इस अगेंस्ट में आईपी फिक्स हो जाएगी। फिर आपकी पैनल पे इस जगह पे वो आईपी चेंज होके, ये वाली चेंज होके वो वाली आ जाएगी खुद ब खुद। रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो आपकी आईपी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वो आप डीएनएस में डालोगे। अदरवाइज आप क्या होगा, जब आपका सर्वर रिस्टार्ट हुआ ये आईपी चेंज हो गई पब्लिक आईपी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा डीएनएस के अंदर गए, अब दोबारा उसको बताना पड़ेगा, बार बार आपको बताना पड़ेगा कि ये आईपी फिर चेंज करनी पड़ेगी आपको पब्लिक आईपी। अदरवाइज अभी जो है डेडिकेटेड उस पे नी इन्वायरमेंट में ये नहीं होगा, अभी ये शेड पे हो रहा है। सही है, तो आपका ये वेब सर्वर आपका क्रिएट हो गया था यहाँ पे। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन अब क्लियर है कि आईपी एड्रेस ये वाली क्यों आ रही है। अगर मल्टीपल आईपी एक और ऐड होगी तो यहाँ पे एक और आईपी आ रही होगी, तो आपको वो सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। अच्छा, पोर्ट इसकी 80 रहती है, इसलिए कि वेबसाइट बाय डिफॉल्ट 80 पे चलती है। कैसे, अगर मैं wismotech.com अगर सर्च करा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है ना, मुझे 80 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये देखें, अब मैंने रिफ्रेश किया तो अब क्या आ रहा है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज बाय डिफॉल्ट एक पेज आ गया। ये क्यों आया, इससे पहले हमने आईएस इंस्टॉल नहीं किया था उस सर्वर पे। पॉइंटिंग देखें, वो जब लोड कर रहा था ना पेज, वो होस्टिंग तक तो पहुंच गया था, लेकिन वो उसने देखा कि कोई वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है सर्वर पे, तो आपको एरर दिखा दिया उसने। अब जब मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया, आईएस इंस्टॉल कर दिया, तो अब वो आईएस का पेज उठा के ला रहा है इन्फॉर्मेशन के, भाई यहाँ तक है, इसमें फाइलें नहीं पड़ी हुई। अब देखें, मैं फाइल जब डाल दूंगा ना तो वो फाइल रन होगी। सही है, ये पोर्ट 80 पे होगी। इसे पोर्ट 80 पे आपको बताना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे होती है, तो आपको कॉलन लिखना नहीं पड़ता। अगर बिल फर्ज करें मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दूं 801 पे, तो मुझे फिर उधर टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा, कोई भी वेबसाइट का नाम जिस नाम पे आप करेंगे :801, फिर ये वेबसाइट चलेगी। अदरवाइज अगर आप मुझे नहीं करना तो मैं 80 पे जाने दूंगा और ये वेबसाइट आप सर्च करा दोगे। यानी कोई भी पब्लिकली आप किसी पोर्ट पे नहीं चला रहे, आप पब्लिकली ग्लोबली आपने वेबसाइट चलानी है तो पोर्ट 80 पे होती है। जो आईएस की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 80 पे होती है। सही है, ये मैं इसको ओके कर दूंगा, ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसकी बाइंडिंग्स में जाके आप दूसरी बाइंडिंग्स भी ऐड करा सकते हैं। अभी मैंने wismotech.com कराया, अगर बिल फर्ज करें मैं www भी ऐड करा दूं कि कोई वेबसाइट आ रहा है www.wismotech.com सर्च करा रहा है, उसको तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, www.wismotech.com
इसी तरीके से ये आईपी सेलेक्ट की और ये को कर दिया, देखें ये आ गई, सही है। अब मैं इसके अंदर फाइल मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, विंडोज की कोई फाइल्स नहीं है, वो डेवलपर हमें जो फाइल्स देगा वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो इसकी वेबसाइट कौन सी होगी, जो फाइल्स वो डेवलप करके देगा ना, वो फाइल्स इसको यहाँ व्यू हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको एक टेस्ट फाइल रख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रन होगी। ये देखिए, अगर मैं बिलफर्ज करो कोई फाइल रखता हूँ, इमरान भाई अगर वो विस्मोटेक की आपके पास फाइल्स पड़ी हुई है अगर, तो वो नहीं वो नहीं चलेंगी ना। देखिए लिनक्स में आपको बोला कि दो फाइल्स होती हैं, दो वेब सर्वर्स होते हैं, एक विंडोज बेस होता है, एक लिनक्स बेस होता है। जो फाइल्स डेवलप लिनक्स बेस होंगी वो विंडोज पे नहीं चलेंगी ना। आपको विंडोज के लिए आपको .NET की फाइल्स चाहिए, आपको ASP की फाइल्स चाहिए, आपको ESPX की फाइल चाहिए, आपको .NET का एनवायरनमेंट चाहिए। ओ अच्छा, आपको लिनक्स में बेस नहीं है। हाँ हो सकती हैं, अब जो है ना थोड़ा सा एडवांस हो गया है, आप PHP की फाइल्स यहाँ पे होस्ट करा सकते हैं डिफॉल्ट PHP से, लेकिन उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वो एक डिफॉल्ट फिर एक बहुत लेंथी टॉपिक बन जाएगा, किस तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा कि इसके अंदर एक वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर फिर आप PHP इंस्टॉल करो मैनुअली। आप गूगल पे जाओ और सर्च करोगे PHP फॉर विंडोज, आप वो इंस्टॉल करोगे, वो पैकेज देगा, आप वो इंस्टॉल कर लोगे, IIS में साइड पे कॉन्फ़िगर कर लोगे, वहां पे आप DB क्रिएट कर लोगे। सो ये DB क्रिएट करने के बाद आप PHP की फाइलें डाल दोगे, और इसकी एक जगह पे जाके जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करने के बाद इधर आ रहा होगा डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। अभी आप इसको डबल क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट कौन से आ रहे हैं, ये बता रहा है कि index.html की फाइल डाल सकते हैं, index.html की डाल सकते हैं, ASPX की डाल सकते हैं, और डिफॉल्ट के अंदर ASP आ रहा है, डिफॉल्ट के अंदर HTML आ रहा है। यानी इसके अंदर आप को index.asp इसकी अगर बेस फाइल है ना, ये अभी डेवलपमेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगी अगर मैं इस जगह पे जाना नहीं चाह रहा, वो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। आप तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स जो है ना थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी इनको कि index.asp क्या है, डेवलपमेंट की फाइल्स कौन सी हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा मैं आपको कहाँ पे था, मैं आपको यहाँ पे था कि test.txt फाइल बिल फर्स्ट करो मैंने डालूंगा, एक नाम टेक्स्ट फाइल कोई भी क्रिएट करूंगा, वो मैं रन करा के आपको दिखाऊंगा। अभी अब मैंने रन करा, भी मैंने कोई क्रिएट नहीं किया, ब्लैंक है, तो मैं क्या सर्च कराऊंगा तो क्या आएगा, 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड, यानी उस होस्टिंग के अंदर वो फाइल इसको मिली नहीं है। अच्छा अगर मैं ये फाइल क्रिएट कर देता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए कि वेबसाइट किस तरीके से व्यू होती है। test.txt, इसके अंदर मैं एक फाइल ओपन करता हूं, इसके अंदर लिख देता हूं विस्मो वेब सर्वर। सही है, ये मैंने क्लोज किया, फाइल को सेव कराया। फाइल को सेव कराने के बाद जो है मैंने इस फाइल को, इस पेज को रिफ्रेश किया, तो अब ये देखिएगा कि test.txt अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है ये हम चेक कर लेते हैं। .html की फाइल से तो सेव नहीं होगा ये? नहीं, आप कोई सी भी फाइल रन करके चेक कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल सही है। तो ये test.txt इस वजह से रन नहीं हो रही कि ये हमने सी ड्राइव पे इंस्टॉल किया। सी ड्राइव पे आपको जैसे वेबसाइट का जो फोल्डर बनाया था ना, इस यूजर के ऊपर, इस फोल्डर के ऊपर आपको IIS के यूजर्स को राइट्स भी देने पड़ते हैं, अदरवाइज IIS परफॉर्म कैसे करेगा। तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे तो इसमें यूजर नहीं आ रहा IIS का। मैं इसके ऊपर जा रहा हूं,
सही, एडवांस में जा रहा हूँ। अब देखिए कि यूजर कैसे ऐड करा रहा हूँ, फाइंड नाउ करा हूँ। अब इसके ऊपर मैं टाइप कर देता हूँ IS, ये देखें ये यूजर, ये यूजर, वरना बहुत सारे वैसे एक ये फंक्शन भी होता है। अब जैसे कि बिलफर्ज करें, मैं इसको नेट आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी परमिशन ये सही है। इसके अंदर आप एडिट किया आपने। मैं अभी टेस्टिंग को क्लास को प्रोलॉन्ग करने के लिए इसको एवरीवन की राइट्स देता हूँ, वरना इसकी अब ये चीज़ें आपको जैसा ट्रबल शूटिंग होती है कि ट्रबल शूटिंग क्या है कि अगर आपने होस्ट किया, अब ये मसले आ रहे हैं कि भाई ये तो चीज़ कर नहीं पा रहा है, मतलब ये चीज़ रन नहीं हो रही है, तो आपने डिफरेंट चीज़ें चेक करनी है कि मसला क्या है। अब जैसे सी ड्राइव पे मुझे आइडिया है कि यार ये सी ड्राइव पे जब भी इंस्टॉल करते हैं ना, सेकेंडरी ड्राइव पे अगर इंस्टॉल करो तो कोई इशू नहीं होता, वरना ड्राइव पे परमिशंस के मसले आते हैं। सही है। अब जैसे कि ये फोल्डर है, अब मैं इस फोल्डर के ऊपर ऑटोमेटिकली ये राइट्स आने चाहिए थे, बिल्कुल ये आ रहे हैं राइट्स, मैंने उस फोल्डर पर राइट्स दिए, तो ये इनहेरिट करता है कि अपने दूसरे डिफरेंट फोल्डर्स को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। एक दफा इसको .html की फाइल के साथ चेक करके देख लें क्या? .html कर लेता। index.html नहीं, इसकी परमिशंस और आपकी एक मिनट भाई उसको हमने रीनेम करके .html किया, उसको न्यू फाइल .html की क्रिएट करना, अगर चेक कर ले। हाँ नहीं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा खैर है, इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं। अभी हम क्लास को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वरना सिंपली जो है ना इसको नेक्स्ट में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है कि इसका मसला क्या आ रहा है। कि वैसे index.html है जो बेसिकली, तो हम यहाँ टेस्टिंग के लिए फाइल डाल रहे हैं ना, बेसिकली क्या होगा, ये डेवलपर फाइल्स देगा ना, वो यहाँ पे हम डेवलपर की फाइल्स यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वो जो साइड होगी ना, बेसिकली फंक्शन यही है कि vismotech.com जब हम सर्च करेंगे तो वो पेज का व्यू हो जाएगा बिल्कुल सेम एज इट इज। इसलिए कि अभी जो है ना ये vismotech.com आपका रिफ्रेश के अंदर भी नहीं आ रहा, हालांकि वो पहले यहाँ पे क्लियर हो रही थी चीज। इसलिए कि वो हमने जब तक हमने साइड, अब ये कॉन्फ़िगर, अब क्या होता है, जब हमने IIS इंस्टॉल किया था तो इस पे लोकल होस्ट का पेज दे रहा था एक। अब हम जब होस्टिंग कर दिया, हमने IIS इंस्टॉल कर दिया, तो अब क्या दे रहा है कि हमारे पास के ये चीज डिफाइन नहीं दे रहा, एरर दे रहा है। अच्छा, इसकी ऐप पुल वगैरह भी होते हैं, ऐप पुल वगैरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐप पुल डिफाइन है, बाय डिफॉल्ट उसी नाम से अगेंस्ट में क्रिएट हो जाता है, आप वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। ऐप पुल को अगर आपने चेक करना है, स्टॉप तो नहीं है, आप यहाँ से जाके आपने रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। देखिए .NET 4 बाय डिफॉल्ट आ रहा है, रिसाइकिल करना है आपने रिसाइकिल कर लिया, स्टॉप करना है स्टॉप कर लिया, कोई स्टॉप है तो उसको स्टार्ट करना है वो यहाँ से कर लिया। ऐप पुल के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। सही है, ये चीज़ बेसिकली आपका वेब सर्वर रेडी है, रेडी इन सेंस कि मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास ये रेडी हैं, और आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर जो है वो फाइल्स जो डेवलपर दे रहा है वो आपने ऐड करा लेनी है। बाकी बाइंडिंग्स वगैरह आप चेक कर लेंगे, बाइंडिंग्स वगैरह कैसी हैं, बाइंडिंग्स वगैरह ओके चल रही हैं,
बाइंडिंग्स कैसे पता चलेगा, आपने ये देखा vismotech.com, ये आईपी आपने डाली हुई है। अदरवाइज जो है आप आईपी पे अगर साइट चलानी है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपने सिर्फ जो है ना ये इसके अगेंस्ट में आईपी डाली और यहाँ पे कर लिया आपने, सही है। अब ये आईपी आप बाहर से आप यहाँ पे लोकली करेंगे तो बाहर से क्या करेंगे, पब्लिकली आईपी को एक्सेस करके वेबसाइट चला के देखेंगे। सही है। ये जो विस्मोटेक में एरर आ रहा है वही आ रहा है, फॉरबिडन इस वजह से आ रहा है कि वो फाइल्स को रीड नहीं कर रहा, फाइल्स को रीड नहीं कर रहा, वो उसके एक डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं, परमिशंस का मसला आ सकता है, आईएस यूजर्स पे राइट्स नहीं है, सही है, सिक्योरिटी ग्रुप में इंटरनेट बंद है, सही है, बहुत सारी चीजें इसको इश्यूज को हम कैटर कर सकते हैं कि किस तरीके से इश्यूज को चेक करेंगे। इस इश्यूज को हम अगर रिजॉल्व करने के बाद भी हम इसको रख लेंगे ताकि जो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में इसको कंटिन्यू कर सकें और इसको चेक करेंगे क्या एरर आ रहा है और किस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व किया। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि पहले हम इस चीज को कंफर्म कर लेंगे, हमने वेब सर्वर बना के किस तरीके से होस्ट करना है, ये चीजें क्लियर है। डीएनएस से पॉइंटिंग करके वेब सर्वर में आईएस इंस्टॉल कर लिया, आईएस इंस्टॉल करने के बाद डीएनएस की पॉइंटिंग कर ली, डीएनएस की पॉइंटिंग करने के बाद इस साइट को होस्ट कर लिया, सही है। अब इस साइट को होस्ट करने के बाद इस पे फाइल्स हम डेवलपर से लेके फाइल्स इसमें डिप्लॉय करेंगे और वो फाइल रन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मेल सर्वर इंस्टॉल करना है तो जैसे कि बहुत सारे विंडोज के फ्री आते हैं, आप गूगल कर लें, जैसे मेल इनेबल आपका क्रैक वर्जन होता है, या क्रैक वर्जन तो नहीं, ये जो लाइसेंस वर्जन जो भी है आपका, जैसे मेल इनेबल का लाइसेंस वर्जन ले लिया आपने, वो इंस्टॉल कर लिया, उधर पोस्ट ऑफिस बना लिया, सही है। तो वो हम आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, क्लास ओवर हो गई है, तो इसको हम जो नेक्स्ट क्लास में ना इसको इस सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और यहीं इस इशू की वजह से इशू से हम इस क्लास को आगे प्रोलॉन्ग करेंगे कि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे किस तरीके से हम इसको इशू को रिजॉल्व किया, सही है। तो अभी हम क्लास को वो करते हैं, बैकअप करते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं, अगर किसी को कोई इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इमरान इसकी